everyone, welcome back to our next video. In this video we will study about organization structure. इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग करती है तो इससे उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाए गए हैं या फिर नहीं बनाए गए हैं, एक्टिविटीज को अच्छे से डिवाइड किया गया है या फिर नहीं किया गया है, कौन हेड है, किसके अंडर क्या काम गया है, कौन किस वर्क को परफॉर्म कर रहा है। तो ये सभी एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, सबका अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, काम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। It refers to that framework within which all managerial and non-managerial tasks are performed. क्या रेफर करता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम मैनेजरियल जितनी भी हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज रहेंगी और जितनी भी हमारी नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज रहेंगी वो सभी परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, वो सभी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो मैनेजरियल है चाहे वो ऑपरेशनल है, वो सभी टास्क किसके अंडर परफॉर्म किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज फंक्शनल, सेकंड वन इज डिविजनल। जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस में भी बताया था कि हम काम को अगर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं तो वो हम दो तरीके से बना सकते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में हम काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट डिसाइड कर देते हैं और डिविजनल में हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज। क्या रेफर करता है ये? डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज। पूरी एंटरप्राइज को हम डिवाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय इट, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसमें सभी एक्टिविटीज को हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो भी हमारे परचेज से रिलेटेड, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करना है, चाहे फिर हमने कुछ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज करने हैं, वो उससे रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो परचेज डिपार्टमेंट में जाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितना भी काम हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। सेल्स से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट में, पैसे से रिलेटेड जितने भी वर्क रहेंगे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जिसमें हम पूरी एंटरप्राइज को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। एक्टिविटी पूरी जॉब को हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग यानी कि उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहेगा, सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट के पास रहेगा और फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पूरे काम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी कई बार बताया है कि हम पूरे काम को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं। अब जो प्रोडक्शन और परचेज का डिपार्टमेंट बनेगा उसमें कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम पर्सन्स को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी मैनेजर्स रहेंगे वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे, जिससे कि हमें किस चीज का बेनिफिट मिलता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो बार बार एक ही काम को करते रहते हैं। ठीक है, सभी अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे कि हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज है वो लेस कॉस्ट पे और टाइमली कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज रहेंगी, मान लो कि परचेज डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी उन सभी में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे की एक्टिविटी जो है वो दूसरे को इफेक्ट करती है, तो इससे कोऑर्डिनेशन बनाना इजी रहता है। थर्ड वन इज मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो हेड होता है वो पहले ही अपने काम में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, उसको अपने काम की प्रॉपर नॉलेज होती है और जब वो उस काम को अगेन एंड अगेन करता रहता है तो वो उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली करता है। तो इससे क्या होता है? मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। फोर्थ वन इज मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स।
जो डुप्लीकेशन यानी कि काम कई बार रिपीट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है कि ये काम एग्जैक्टली करना किसने है, कौन इसमें एक्सपर्ट है। तो इससे क्या होता है कि ये डुप्लीकेशन जो है वो हट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि परचेज से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे वो सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट ही करेगा, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब कोई भी परचेज डिपार्टमेंट का काम है, अगर वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दें, हमें पता ही नहीं है कि इसकी नॉलेज किसको है, ठीक है, डिपार्टमेंट अगर हम नहीं बनाते तो कोई भी काम किसी को भी दे सकते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वर्क का डुप्लीकेशन हो जाता है। अब हमें पता है कि ये काम परचेज डिपार्टमेंट कर सकता है, ठीक है, परचेज से रिलेटेड वर्क है तो वो किसके डिपार्टमेंट में जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज किए जाएंगे, प्रॉपरली यूज किए जाएंगे, जिससे कि और एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा। फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, यानी कि इसमें ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाती है, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो अपने काम को लेके एक्सपर्ट होता है, सब एफिशिएंटली अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो इसमें जो है अदर पर्सन अगर कोई भी आता है तो उसको अंदर ही ट्रेनिंग दी जाती है। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, सभी हमने सारे काम को हमने डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट अलग कर दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया है, तो किसी भी डिपार्टमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं है, किसी भी काम का सब अपना अपना काम कर रहे हैं, परचेज से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट कर रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट, तो इससे क्या हो जाता है कि इक्वली वेटेज बनता है, ठीक है, किसी पे भी ज्यादा बर्डन नहीं होता। इजी सुपरविजन, इससे क्या होता है कि सुपरविजन करना बहुत इजी है, जो भी सुपरवाइजर रहेगा वो अपने, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का अगर सुपरवाइजर है तो उसने परचेज डिपार्टमेंट की ही एक्टिविटीज को देखना है कि अंदर क्या चल रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सुपरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटीज दी गई है उन्हें, तो इसे इजी सुपरविजन होता है, यानी कि सुपरविजन वर्क का जितना भी रहेगा वो बहुत इजीली डन किया जाता है। तो ये सभी थे इसके एडवांटेजेस। एक बार और देख लीजिए कि इसमें बेनिफिट्स किस चीज का मिलता है, स्पेशलाइजेशन का मिलता है, क्योंकि हर एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो काम है वो टाइमली कंप्लीट होता है और लेस कॉस्ट पे कंप्लीट होता है। कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ठीक है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब एक पर्सन अगेन एंड अगेन एक ही टास्क को करता रहेगा तो वो उसमें डेफिनेटली परफेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेशन नहीं रहता है, क्योंकि हमें पता है कि किस काम को कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है, तो हम डायरेक्टली उस काम को उसी डिपार्टमेंट को दे देते हैं, तो इससे जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, सभी फंक्शंस को इक्वली वेटेज मिलता है, क्योंकि सभी के काम जो है वो अपने अपने काम करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं करता है। सुपरविजन इजी होता है, क्योंकि उस जो भी सुपरवाइजर रहेगा परचेज डिपार्टमेंट का अगर सुपरवाइजर है तो वो सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट को ही देखेगा। सपोज दैट कि मैं बिजनेस की टीचर हूँ, अगर मेरी क्लास में बिजनेस के ही स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सुपरविजन बहुत इजी हो जाएगा, बट अगर वहाँ पे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के भी बच्चे बैठे हैं तो इससे सुपरविजन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिसका भी डिपार्टमेंट दिया जाता है उसने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का ही सुपरविजन करना है, जिससे कि इजिली हो जाता है सब। तो ये सारे थे इसके एडवांटेजेस। अब जिस चीज के फायदे उसके नुकसान भी होंगे, तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि इसमें जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको वो इग्नोर कर देते हैं, वो अपने पर्सनल बेनिफिट को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, ठीक है, सभी अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दिखता ही नहीं है, सब अपने फायदे के लिए वहां पे काम करती हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अब मैंने आपको बेनिफिट्स में बताया था कि इसमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है किसके बीच में, जो भी हमारे डिपार्टमेंट में एक्टिविटी चल रही है, एक डिपार्टमेंट में हमारी एक्टिविटी चल रही है परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटी है उसमें हमने कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर दिया है अच्छे से। अब डिफिकल्टी कहाँ पे आती है हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में। इंटर डिपार्टमेंटल मतलब कि जब दो डिपार्टमेंट में हमने कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना होता है तो वहां पे डिफिकल्टी आती है, हमें उनकी एक्टिविटीज का प्रॉपरली पता ही नहीं होता। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि जब कोई भी हेड है, कोई भी मैनेजर है, जब वो उसके जो बिजनेस के डिसीजन है वो पर्सनली डिसीजन से इफेक्ट करने लग जाते हैं,
यहाँ पे सब क्या करते हैं, अपने आप को बिजनेस का जो भी उसके डिपार्टमेंट रहेगा उसका सब एम्पायर समझने लग जाते हैं खुद को, ठीक है। सभी अपने अपने फायदे के लिए वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। सबको अपने लिए रिसोर्सेज चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो सोचते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। तो इससे क्या हो जाता है कि डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, उन सब के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। फोर्थ वन इज नो डिपार्टमेंटल कैन बी अकाउंटेबल। किसी भी डिपार्टमेंट को अच्छे से जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे पे ही वो ब्लेम करते हैं। अब सपोज दैट कि हमारी सेल जो है वो कम हुई है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो जाके वहां से जो कंपनी रहेगी वो पूछती है सेल्स डिपार्टमेंट से कि अब की बार सेल कम क्यों हुई है। अब सेल डिपार्टमेंट कहेगा कि मेरे पास तो जो प्रोडक्ट बन के आया है मैंने तो वही सेल किया, अब आप जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर आगे कहता है कि जो भी परचेज डिपार्टमेंट ने मुझे परचेज करके दिया वो रॉ मटेरियल जो है वो घटिया क्वालिटी का था, इससे जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है उसी को हमने सेल करवाया है। तो इसे फिर वो परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट पे ब्लेम कर देता है कि वहां से हमें पैसा कम मिला है, उसी के अकॉर्डिंग हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो इसके बीच में हम ये नहीं फिक्स कर पाते कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किसका कसूर है, यहाँ पे हम किसको जाके पकड़े। तो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को ही जिम्मेवार बना देते हैं। तो ये सारे थे इसके लिमिटेशंस कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर किया जाता है, वहां पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही काम कराते हैं। और डिफिकल्टी कहाँ पे आती है हमें, इंटर डिपार्टमेंटल, दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है तो इससे हमें दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। वहां पे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कंफ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, और किसी भी हम डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि एक दूसरे पे ही वो ब्लेम कर देते हैं। तो ये सारे थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग और बेनिफिट्स एंड